Hello students, today I am going to start a new chapter of History class 11 chapter 3 An Empire Across 3 Continents part 11. If you have not seen all the parts, please do see it, otherwise this topic will not be clear. So now we are in page number 71 of your NCERT book Late Antiquity. इसका मतलब है पर्वती पुरा काल. तो ये क्या था? वी शैल कंक्लूड दिस चैप्टर बाय लुकिंग एट द कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रोमन वर्ल्ड फाइनल सेंचुरी. तो इस अध्याय के अंत में हमें रोमन साम्राज्य की अंतिम शब्दावलियों और सांस्कृतिक परिवर्तनों पर दृष्टिकोण डालना चाहिए. तो लेट एंटिकिटी इज द टर्म नाउ यूज्ड टू डिस्क्राइब द फाइनल फैसिनेटिंग पीरियड इन द up of the Roman Empire refers broadly to the 4th to the 7th century. तो ये पूर्वती काल या ये शब्द का प्रयोग रोम साम्राज्य में अद्भुत विकास और पतन के इतिहास के लिए करा जाता है. और अंतिम दिलचस्प अवधि का वर्णन इसमें यह है जो हम मोटे तौर पर चौथी या 7वीं शताब्दी तक यहाँ पर फैला हुआ है. तो अब हम देखते हैं एट अ कल्चरल लेवल द पीरियड सॉ द मोमेंटस डेवलपमेंट इन रिलीजियस लाइफ व्हेन द एम्परर कॉन्स्टेंटाइन डिसाइडिंग टू मेक क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन एंड विद द राइज ऑफ इस्लाम इन द 7th सेंचुरी. तो यहाँ तक कि चौथी शताब्दी स्वयं भी अनेक सांस्कृतिक और आर्थिक हलचलों का परिपूर्ण थी और सांस्कृतिक स्तर पर इस अवधि के लोग भी धार्मिक जीवन के अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए. इसमें एक था सम्राट कैस्टोनिन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बना लेने का निर्णय लेना और दूसरा था 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय, राइज ऑफ इस्लाम, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे. तो ये एक सेंचुरी थी जहाँ पर क्रिश्चियनिटी भी फ्लॉरिश हो रही थी और साथ साथ इस्लामिक रिलीजन भी. दोनों बायलैटरल साइड बाय साइड यहाँ पर स्टार्ट होने वाले थे और राज्यों में एक तरीके से परिवर्तन डेवलपमेंट भी आता जा रहा था. तो अब देखते हैं इनकम ऑफ द रोमन एस्टोक्रेसी. तो ये आपका जो ब्लू कलर का बॉक्स है पेज नंबर 71 में, आप उसमें भी देख सकते हो कि इसमें क्या लिखा हुआ. ईच ऑफ द ग्रेट हाउसेस रोम कंटेन विद इन इट सेल्फ एवरीथिंग इन अ मीडियम साइज सिटी and many have been carried out to the household received an income of the 4,000 pound of the gold per year with their property not including the grain of the vines sold through the amounted to the 1/3 of the income in the gold. The income of the household at home of the second class was not 1,000 of the 1,500 pound of gold. तो इसका मतलब मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ कि इनकम ऑफ रोमन एस्टोक्रेसी मतलब 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो अमीर लोग थे, एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के लोग, तो उसमें क्या था कि वो रोम के ऊंचे घरानों में रहते थे और उनके पास सब कुछ मौजूद था जो एक मध्यम आकार के शहर में हो सकता है. जैसे एक घुड़दौड़ था उनके घर में, घोड़े दौड़ के लिए एक मैदान रहता था, इनके घर में मंदिर था, फुव्वारे थे, विभिन्न प्रकार के स्नान घर थे जिसको हम बाथ बोल सकते हैं, और बहुत से रोमन अपनी संपत्ति पर प्रतिवर्ष 4,000 पाउंड सोने में आय प्राप्त होती थी. तो सोचो कितना पैसा था. इसलिए जो हमारे एक मॉन्यूमेंट्री होता है वो इनका घर था. इनके पास इतना रहता था कि इनके घर में अनाज भी उग सकता था, शराब बन सकती थी, अन्य उपज शामिल थे और उसको बेच के जो सोना प्राप्त कर सकते थे. और ये परिवार में कम से कम 1,000 और 1,500 पाउंड ऑफ गोल्ड की इनकम. इससे हम ये मान सकते हैं कि कितना फ्लोरिश्ड था रोम उस समय पे. रोम का कल्चर, रोम में कितने अमीर लोग थे कि उनके पास पैसे तक गिनने का टाइम नहीं रहता था और उनके पास खुद के फाउंटेन, बाथ क्लब और एक तरीके से घोड़सवारी और मंदिर, सब कुछ उनके घर में, एग्रीकल्चर भी मौजूद था. तो अब नेक्स्ट पेज नंबर 72 पे हम देखते हैं कि एक एम्परर डेकोटेलियन नेम आया है एंड इट
बेस्ट आउट ऑफ दीज ओवर एक्सपेंशन ऑफ द डिकेटिलियन। तो ये एक राजा का नाम है, नए राजा आए डिकोलेटियन। तो अब अपन इनके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये राजा थे कौन, क्या किया इन्होंने। कॉस्टाइन था, उसमें कुछ परिवर्तन हुए, और इस परिवर्तन में ये था एक नया राजा जिन्होंने बहुत ज़्यादा परिवर्तन करे। ओवर एक्सपेंशन एट लेड डिकोडिक कट बैक द अबेंडिंग टेरिटरीज विद लिटिल स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक वैल्यू। तो क्या हुआ, इतना बड़ा रोम एम्पायर एक्सपेंड हो चुका था कि डिकेटोलियन को उनका कर्तव्य था कि उनको थोड़ा अपना एम्पायर कटौती करना पड़ेगा। तो उन्होंने देखा कि साम्राज्य का विस्तार तो बहुत ज़्यादा हो चुका है और इनके अनेक प्रदेशों में सामरिक या आर्थिक दृष्टि में कोई महत्व ही नहीं है। मतलब कुछ कुछ इलाके तो ऐसे थे जिसमें नुकसान ही नुकसान हो रहा था, रोम का कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन वो रोम का हिस्सा थे। तो उन्होंने ऐसे जगहों को छोड़ा और उन थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कर दिया। तो इससे साम्राज्य थोड़ा कम होने लगा। तो जो किले बनवाए थे और ज़बरदस्ती का खर्चा हो रहा था सैनिकों का वहाँ पर देखने का, ठाने का, और वहाँ पर नुकसान ही नुकसान हो रहा था अनाजों में। तो उन जगहों पर इनने कटौती करी और इन्होंने देखा कि जो चीज़ ज़रूरी है हमें वही करना है। तो डिकोटियन ने एक तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत समझदारी का काम करा। ये चेंजेस तो लेके आए इन्वायरमेंट में, एक्सपेंशन भी करा इन्होंने, एक नई डोमिनेशन सोसाइटी भी खोली, पर इनने सबसे अच्छा ये काम करा कि इन्होंने अपनी जो ज़बरदस्ती की ज़मीनें थी रोम की जहाँ खर्चा हो रहा था उसको कम करा। तो अब आगे पढ़ते, द सॉलिडस अ कॉइन ऑफ 4.5 ग्राम ऑफ प्योर गोल्ड फॉक्ड विद लास्ट ऑफ द रोमन। तो इसमें हम ये जान सकते हैं सॉलिडस नाम का एक नया सिक्का चला है इनने, जो कि 4.5 ग्राम का शुद्ध सोने से बना हुआ था, और ये सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। तो सोचो कितना प्योर मेटल का सिक्का था और कितना लार्ज स्केल में इसका सर्कुलेशन था। मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ प्लेसेस यहाँ पर ये एक तरीके के रोज के रोजगार के लिए हो रहा था इस्तेमाल, ये सिक्का करेंसी एक्सचेंज करने के लिए, मनी ट्रांजैक्शन। The other area of innovation was the creation of second capital in Castro as a site of modern Istanbul in Italy and precisely called Byzantium। तो हम ये जान सकते हैं कि कैस्ट्रोफोनियम का एक नया और दूसरी राजधानी बनी यहाँ पर किस्टोनेफिया, या हम इसको बोल सकते कैस्टोनियोफिले, और ये तुर्की में आजकल है, इस्तांबुल नगर में बसा हुआ है, बैजेंटियम इसको कहा जाता है। Surrounded by the three sides by the sea as a new capital required a new senate, the 4th century was a period of rapid expansion of the governing classes। तो ये नई राजधानी 3 और समुद्र से घिरी हुई थी। चूँकि नई राजधानी के लिए नई सेनेट की ज़रूरत थी, इसलिए 4वीं शताब्दी के शासक वर्गों का बड़ा तेजी से विस्तार हुआ। तो द 4th century had rapid expansion or monetary stability and expanding population stimulate the economic growth। तो ये भी बढ़ती गई, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती गई, जनसंख्या भी बढ़ती गई, आर्किटेक्ट बढ़ता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, ऑयल प्रेस और ग्लास फैक्ट्रीज़ भी यहाँ पर कारों इनका शीशे का कारखाना चालू हो गया, तेल की मीलें चालू हो गईं, या हम कह सकते हैं न्यूअर टेक्नोलॉजी, तो पेज की प्रेसें, यहाँ पर तरह तरह के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड चालू हो गए ईस्ट से। तो एक बहुत बड़ा अर्बन प्रॉस्पेरिटी का क्षेत्र, या हम बोल सकते हैं लंबी दूरी का व्यापार भी यहाँ पर होने लगा। ऑल ऑफ दिस कैरिड ओवर द स्ट्रॉन्ग अर्बन प्रॉस्पेरिटी। तो इन सभी से फलस्वरूप शहरी संपदा एवं समृद्धि की वृद्धि हो गई। तो आगे जो लिखा है, फ्रॉम द आर्किटेक्चर एंड द एग्जीक्यूटिव सेंस ऑफ लग्जरी द रूलिंग इंटायर्स वर द वेल्दियर एंड मोर पावरफुल देन एवर बिफोर इन and papyri survive from these later centuries and they show us relatively affluent। तो इसमें हम ये जान सकते हैं कि विकसित तो हो रही थी जगह और भरपूर तेजी से हो रही थी। तो शासन करने वाले बहुत ही प्लानिंग के
तरह अपनी धन संपत्ति यूज़ कर रहे थे। मिस्र की भी जो आ रही थी पेपरीज पौधे थे, पत्ते, उनमें ये दस्तावेज हमें सैकड़ों मिलते हैं कि क्या-क्या यहाँ-वहाँ बेचा जाता था और कितना पैसा मिलता था। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बहुत अच्छा दिया है कि इजिप्ट में टैक्स कंट्रीब्यूट होता था 2.5 मिलियन। तो इतना पैसा कंट्रीब्यूट होता था गोल्ड का। सॉलिडरी ईयर 35,000 इल्ब्स ऑफ गोल्ड, तो ये इनकी करेंसी थी, इल्ब्स पाउंड। तो इतना सोना मिलता था। और रेजन ऑफ जस्टिबिन इन 6th सेंचुरी, तो इतनी धनराशि यहाँ पर मिल रही थी, गांव गांव से पैसा आ रहा था, हर पैसा आ रहा था, ट्रेडिंग से पैसा आ रहा था, इधर उधर सामान बेचने से पैसा आ रहा था। तो ये यहाँ का 20th सेंचुरी का बैकग्राउंड है, जो कल्चरली डेवलपमेंट ऑफ द पीरियड, द ट्रेडिशनल रिलीजन कल्चर ऑफ द क्लासिक वर्ल्ड, बोथ ग्रीक एंड रोमन, had been polythized and involved multiplicity with the cults of the including Roman Italian god of Jupiter, Juno, Minario, Mars, numerous Greek and Eastern deities. तो इससे हमें ये समझ में आता है कि सांस्कृतिक तौर पे भी परिवर्तन हो रहे थे। धार्मिक संस्कृति बहुत ही आगे बढ़ती जा रही थी और यहाँ यूनानी लोग, जो हम कहते हैं यूरेनियन, तो ये लोग भी देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे। साम्राज्यों में हजारों मंदिर थे, मठ थे, देवालय थे। और जो लोग जुडाइज़्म या बहुत बड़ा यहूदी धर्म हम कह सकते हैं, जुडाइज़्म, ये फॉलो कर रहे थे, मोनेलिथ फॉलो कर रहे थे। और धर्म के लिए ये लोग एक विस्तार रूप से एक एक तरीके का पॉलिथिज्म दे रहे थे। और जितनी भी जो इन्वॉल्वमेंट थी सबकी, चाहे वो रोम की हो या रोमन इटालियन की हो, जिसको हम कह सकते ईसाई धर्म प्रचारक हों, या प्रचलित बहुत बड़े धार्मिक रीति रिवाज हों, तो ये सब भी यहाँ पर आ रहे थे। और ये भगवान को पूजते थे, जैसे कि जुपिटर, जो एक तरीके का हम इसको प्लैनेट कहते हैं, ज्यूनो ये एक तारा होता है, मिलेवरिया, मार्स मंगल ग्रह। तो ये भी चीज़ें बहुत बड़ी शक्ति रखती थी और ये भी एक तरीके से विशाल रूप से यहाँ पर रीति रिवाजों के कारण डिटीज जो लिखा है वर्शिप करी जा रही थी। और ये है फोटो कॉस्मोनल की, जो एम्परर थे कॉस्टेलाइन के 313 सीई में। ये जो आपको बहुत बड़ा ये दिख रहा है, ये बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है, इसको कहते कॉसिलम। ये 79 सी था। यहाँ ग्लैडिएटर्स होते हैं, तो एक ग्लैडिएटर मूवी है, तो उसमें तो ये पूरा ही सही दिखाया है। अगर आपके पास टाइम हो तो कभी देखो, बहुत अच्छी मूवी है। तो ग्लैडिएटर बीस्ट की तरह लड़ते थे। तो यहाँ पर 60,000 पीपल आते थे देखने के लिए। एक मनोरंजन क्षेत्र था, जैसे हमारा WWF होता है, दो लोग फाइट करते हैं और बाकी लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते, वैसे यहाँ पर होता था। बहुत बड़े बड़े योद्धा लड़ते थे और बाकी लोग इंटरटेनमेंट के तौर पे इनको देखते थे। तो ये जगह थी कॉस्मेलिन। तो आगे देखते हैं कि क्या हुआ कि रिलीजन, ट्रेडिशन, जुडाइज़्म ये बढ़ता रहा। आगे बढ़ने में इसका बहुत बड़ा योगदान था और कम्युनिटी बढ़ती रही, क्रिश्चियनिटी बढ़ती रही। 4th-5th सेंचुरी में एक प्रोसेस था जिसमें पॉलीथियन डिसअपियर ओवरनाइट, स्पेशली द वेस्टर्न प्रोविंसेस। तो ये मान सकते हैं कि बहुत बड़े तरीके से यहाँ पर कल्चर फ्लॉरिश होने लगा और इसको फ्लॉरिश होने के लिए बहुत बड़ा इसमें एक काम दिया, जिसके लिए ये आगे बढ़ने के लिए योगदान रहा। तो जितने भी यहाँ पर धर्म प्रचारक थे या धार्मिक रीति रिवाज वाले व्यक्ति थे, तो इन्होंने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी थी अपने कस्टम सिविलाइजेशन को और फ्लॉरिश होने के लिए। द बाउंड्रीज बिटवीन द रिलीजन कम्युनिटीज़ वर मच हायर। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी यहाँ की बाउंड्रीज थी रिलीजन की,
कल्चर की, कम्युनिटीज़ की, तो ये भी बढ़ गई। और थैंक्स फॉर द रिपीटेड एफर्ट ऑफ रिलीजियस लीडर्स, बहुत से रिलीजियस बड़े बड़े लीडर्स थे जिन्होंने यहाँ हेल्प करी थी इसको बढ़ाने के लिए विस्तार रूप में। And the powerful bishop who led to the church and renewed the followers and enforced the rich beliefs and practices। तो इसमें हम बिशप के बारे में भी बात कर रहे हैं जिन्होंने लोगों को जागरूक करा और ईसाई धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। The general prosperity was especially marked to the east, where the population to the Mediterranean was 540। हम ये मान सकते हैं इस समय क्या हुआ, आम खुशहाली तो थी और पूर्वी भागों में आबादी बहुत ज़्यादा थी, पर यहाँ पर क्या हुआ इस समय 540 के समय प्लेग। देखो लिखा है डिस्पाइट द इम्पैक्ट ऑफ द प्लेग विच अफेक्टेड द मेडिटेरियन इन 540। तो यहाँ पर प्लेग फैल गया। प्लेग क्या होता है, एक बीमारी होती है जो चूहों से होती है। तो ये इसके कारण बहुत से लोग मरे। इन द वेस्ट द एम्पायर फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकली एंड जर्मन ग्रुप ऑफ द नॉर्थ। तो इसमें सभी लोग थे, गोड थे, वेंडल्स थे, लैम्बॉर्ड्स थे और ऑल मेजर प्रोविंसेस किंगडम्स के जो लोग थे जो पोस्ट रोमन एम्पायर के थे, ये सारे यहाँ पर थे। तो इसके आगे हम देखते हैं कि पोस्ट रोमन राज्य कहा जा सकता है और महत्वपूर्ण राज्य थे इसके पार्ट, जैसे कि विजियोथीस इन स्पेन और ती जैसे अरबों का हम कह सकते हैं 711 से 720 के बीच नष्ट कर दिया गया। फिर एक और किंगडम था यहाँ पर फ्रैंक्स इन गॉल, ये था 511 687। लैम्बॉर्ड्स थे 568 774। तो ये मेडिवल टाइम आ गया था, मेडिवल पीरियड आ गया था और एक नई किस्म की शुरुआत, तो नए एक भाग स्टार्ट हो गया था, एक तरीके से नया शहरी विशेषण स्टार्ट हो गया था। तो इन द ईस्ट वेयर द एम्पायर रिमेन्ड यूनाइटेड, द रीजन ऑफ जस्टिनियन इन द हाई वाटर मार्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड इम्पीरियल एम्बिशन। तो ये भी मान सकते हैं कि ईस्ट में जब ये समय चल रहा था तो एक तरीके से यहाँ पर जस्टिनियन में 533 में अफ्रीका का वेंडाल्स था उसके कब्जे से छुड़ा लिया गया और इटली को एस्ट्रोगेट से लेकर वापस उस पर अधिकार कर लिया गया। तो लंबार्ड को तहस नहस कर दिया गया था उस समय। तो ये भी एक बहुत बड़ा जुरिडिक्शन है जो कि इसमें दिया हुआ है कि लंबार्ड पूरा ख़त्म हो गया था 7th सेंचुरी तक। बाय द वार बिटवीन रोम एंड ईरान हैड फ्लॉड अप अगेन। तो जो रोम और ईरान के बीच लड़ाई फिर से छिड़ गई। तो यहाँ पर द सेनेसियंस हु हैड रूल्ड ईरान सिंस द 3rd सेंचुरी लॉन्च्ड अ होलसेल इन्वेंशन ऑफ ऑल द मेजर ईस्टर्न प्रोविंसेस। तो जो सिसानी शासक थे जो 3री शताब्दी में ईरान को शासन कर रहे थे, मिस्र के सहित सभी विशाल पूर्वी प्रांतों में कई बड़े पैगामे पर आक्रमण कर दिया था। Byzantium, the Roman Empire was now increasingly known, recovered these provinces in 620। तो अब रोम साम्राज्य ज़्यादातर इसी नाम से जाना जाता है, बेजेंटियम। तो 620 के दशक में इन प्रांतों पे फिर अपना कब्जा कर लिया, लेकिन और कुछ वर्ष बाद दक्षिण पूर्व की ओर से बहुत जोरदार अंतिम धक्का लगा जिससे यह सहन नहीं कर पाए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन फ्यू ईयर्स रोम ख़त्म होने लगा और जब रोम ख़त्म होने लगा, रोम एम्पायर, तो सबसे बड़ा एक और एम्पायर उस समय खड़ा हो रहा था, वो था इस्लाम। तो लास्ट सेकंड लाइन में लिखा है द एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम फ्रॉम द बिगनिंग इन अरेबिया हैज़ बीन कॉल्ड द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन एवर टू ऑकर इन द हिस्ट्री ऑफ एशियंट वर्ल्ड। अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम का विस्तार प्राचीन विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा राजनीतिक क्रांति लाया। 642 में जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु
को मुश्किल से 10 साल हुए थे, तो पूर्वी रोमन में सनसनी, दोनों राज्यों में बड़े बड़े भाग के विभाजन हो गए थे, युद्ध हो गए थे और इनका पूरा पैसा भी कब्जे में आ गया था। तो इसके आगे हम देखते हैं कि द कॉन्क्वेस्ट extended to Spain, Sindh, Central Asia began in effect of subjection of the Arab tribes by the emerging Islamic State, first within Arabia, then in Syria desert from the fringes of Iraq, as we see in the theme, the unification of Arabian Peninsula in the numerous. तो हमें यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि उभरते हुए इस्लाम राज्य की जीतें जो एक शताब्दी बाद स्पेन, सिंध, मध्य एशिया में फैल गईं, अरब जनजातियों को ही इसमें आगे बढ़ाएगा। अरब की शुरू होकर जीते जितने भी सायरियन रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान के नाम से जानते हैं हम इसको, और इराक के सारे एरियाज़ जो कि एक तरीके के डेजर्टेड एरियाज़ थे, तो यहाँ मुस्लिम और इस्लाम दूर दूर तक फैलने लगा और यूनिफिकेशन के थीम चारों ओर देखने लगे और ये एक तरीके का जनजातियों का एक तरीके का फ्लोरिश्ड देश बन गया, जहाँ पर एक तरीके से हम देख सकते कि यूनिफिकेशन हो गया अरेबियन पेनिनसुला का, जिसका पूरा पार्ट और पूरी स्टोरी कि अरब इस्लाम कैसे आया, कैसे बढ़ा, कैसे विकसित हुआ और कैसे फ्लॉरिश हुआ, हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम। तो ये जो आपके बुक में मैप दिख रहा है, इसमें भी देखो आप, ईरान इतना बड़ा एरिया है, ये पर्शिया लिखा हुआ है जहाँ पर, फिर अफ़गानिस्तान आ जाता उसके बाजू में, फ़रात नदी, ये जो यूफ्रेटिस नदी बह रही है, और ये मक्का मदीना नीचे दिख रहा है, अरब दिख रहा है, पैलेस्टीन, जुडेज़ियम, सीरिया, कैस्ट्रोफोबिलिया और अर्मीनिया। तो ये ही रीजन उस समय था और यही हमने पहले भी पढ़ा मेसोपोटेमियम सिविलाइजेशन में। उसके बाद हमने देखा कैसे रोम डेवलप हुआ। अब हम थर्ड देखेंगे कि कैसे यहाँ पर इस्लाम कल्चर इसी एरिया में डेवलप होता है, और आज ये एरिया तीनों का मिक्स्ड है। तो थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।